सो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। दोस्तों, चलिए हम आज की इस वीडियो में कुछ एसएससी आईएमडी से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले आपके डीवी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो का एजेंडा जान लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का एजेंडा यही रहेगा कि पहला पॉइंट कि आपका जो रिवाइज और डीवी नोटिस कब तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग का ये डाउट है कि क्योंकि जो डीवी लिस्ट आया था अभी, ठीक है ना, उसमें कुछ एरर है। ठीक है, एरर ये है कि कुछ लोगों का नाम उसमें नहीं है। ठीक है ना, तो वो लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ वो टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ कि करेक्टर सर्टिफिकेट कब चाहिए, डीवी के टाइम चाहिए या आपका ज्वाइनिंग का टाइम चाहिए। ठीक है ना, और तीसरी चीज़ कि डीवी का लोकेशन कहाँ होगा, या दिल्ली में होगा कि कहीं और जगह होगा, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर ये भी जानेंगे कि जिन स्टूडेंट का नाम उस डीवी लिस्ट में नहीं है तो उनका डीवी डेट कब तक शेड्यूल होगा या कब एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को क्या रहता है ना कि टिकट वगैरह कराना होता है। ठीक है, दूर दूर से लोग यहाँ पर जाएंगे दिल्ली, तो इसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट की कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि आपके डीवी के रिगार्डिंग है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था कि हमारा रिवाइज नोटिस कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि नोटिस आपका या तो इस वीक आएगा, ठीक है ना, फ्राइडे तक, नहीं तो नेक्स्ट वीक तक, आप मंडे या ट्यूसडे मान सकते हैं। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे। बट इसमें क्या सीन है कि जो इसका नोटिस आएगा, जो रिवाइज नोटिस आएगा, तो उसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन जो भी है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। बस क्या होगा कि जो स्टूडेंट के जैसे मिसिंग नेम थे उनको क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। तो जिन लोगों का डीवी इसमें नेम है, ठीक है ना, जैसे लिस्ट में नेम है और वो लोग क्वालिफाई है, जैसे जो भी मेरिट लिस्ट आया था पहले, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम था, ठीक है, और अभी जो डीवी का जो डेट शेड्यूल हुआ है उसमें भी आपका नाम है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बात किए हैं सर से, तो वो लोग बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि जो डीवी का जैसे डेट शेड्यूल हुआ है ना किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ठीक है ना, तो वो चेंज नहीं होगा, वो जो पहले से है वही रहेगा। ठीक है, तो आप बुक कर सकते हैं टिकट वगैरह। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है करेक्टर सर्टिफिकेट से। बहुत लोग का यार डाउट था कि हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट कब चाहिए, कहाँ से बनवाना है, बला बला। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि करेक्टर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 6 मंथ तक होता है। ठीक है ना, वैलिडिटी 6 मंथ तक होता है। तो अगर किसी को डाउट लग रहा है कि हाँ बनवाना है कि नहीं, तो बनवा सकता है, बेशक बनवा सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग होना ही होना है। ठीक है, तो अगर डीवी में ना सही तो ज्वाइनिंग में काम आ जाएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको भी डाउट लग रहा है कि हाँ डी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा ही लेते हैं, तो बनवा सकता है। वैसे आप अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक लाइन यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, कि दिस इज शुड बी डन आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ बीन फाइनली सेलेक्टेड। ठीक है, मतलब ये डीवी के बाद भी आप इसको वो दिखा सकते हैं या जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बट अगर आपको बनवाना होगा तो आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप बनवा ही लीजिएगा जिनको बनवाना हो। ठीक है, क्योंकि वैसे भी 6 महीने का
इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपका डीवी के लोकेशन के बारे में। तो डीवी का लोकेशन आप नोटिस में देखे होंगे ना, तो वहाँ पर लिखा है कि हाँ दिल्ली में ही आपका डीवी होगा। तो सारे स्टूडेंट का डीवी जो होगा वो दिल्ली में ही होगा, किसी का कोई और रीजनल सेंटर पे नहीं होगा। तो और हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट में ये था कि बहुत अब डाउट था कि अरे यार मेरा नाम तो उसमें डीवी जो नोटिस आया था उसमें है ही नहीं, तो मेरा कब एक्सपेक्टेड डेट हो सकता है डीवी का कि मैं भी टिकट वगैरह करा लूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप नोटिस देखिएगा ना बोल के, तो आप ये देखिएगा ना कि 100 बच्चों का एक दिन में वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉर्टिंग किया गया है वो आपका रोल नंबर के हिसाब से किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इनका 1 से स्टार्ट है, यहाँ से 100 ऐसे वाले, फिर 7 हो गया, फिर ऐसे, ठीक है ना। तो ये ऐसा स्टार्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जाएगा, जैसे 14 हो गया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग किसी ने ये पीडीएफ तैयार किया है, ठीक है। मैं इसका लिंक तो नहीं, मतलब ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और वहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेट आपको मिल जाएगी कि हाँ आपका डीवी कब शेड्यूल होगा, ठीक है। वो बिल्कुल आपका सेम ही रहने वाला है, जैसे इस पीडीएफ में होगा, जो नया नोटिस आएगा ना तो उसमें भी आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये है ना कि 100 स्टूडेंट का एक दिन में होगा, तो उसके हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर लेंगे और स्टूडेंट जो भी मिसिंग है उसको ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस पीडीएफ को, मैं आपको उसका लिंक या उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। तो चलिए कुछ हम इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि नोटिस आया था कब, 24 तारीख को आया था। और यहाँ पर देखिए कि जो डीवी के डेट है 17/4 से 21/4 तक होगा, फिर उसके बाद 24/4 से 28/4 तक, ठीक है। तो ये डेट आपका शेड्यूल हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरी पॉइंट है कि कुछ आपको उस पीडीएफ में और चेक लिस्ट वगैरह दिए रहेंगे कि आपको वहाँ पर फॉर्म वगैरह वो फिल करना होता है, ठीक है। तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा ना तो उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि जो पैराग्राफ 14, ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैराग्राफ जो भी ये दिया है, ठीक है ना, पैरा 14, तो मैं उसको आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, उस जो 14 पारा है ना उसमें क्या है कि सारे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं अपने को, तो वो सारे डिटेल्स वहाँ पे दिए गए हैं उस पिछले नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और तीसरी पॉइंट की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो आपको वैसे 9:30 तक प्रिपेयर हो जाना है। और वहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, या तो आपका पैन कार्ड नहीं तो आधार कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल वाला चलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको फिर वही सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो भी कलर ब्लाइंड है, ठीक है ना, पर्सन, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर कोई कलर ब्लाइंड है तो वो एलिजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। और आपको कोई खर्चा वगैरह का वो जो टीएडीए नहीं दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं, तो उसका कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ रही। और कुछ और चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो टीएडीए का तो हो गया। और यहाँ पर हाँ आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर पारा 14 है पैराग्राफ, उसके बारे में बोला है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक ना, जैसे आप बैचलर डिग्री है विथ साइंस हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा ब्रांच होना चाहिए। फिर आपका जो सीजीपीए है वो 6.75 से ऊपर होना चाहिए, और नहीं अदरवाइज 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि द क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ डिप्लोमा रेफर अबव मस्ट ऑफ द 3 ईयर, मतलब 3 ईयर होना चाहिए या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए, ठीक है, कोई चल जाएगा सब में, ठीक है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो
तो ये सारे पॉइंट मतलब और हाँ, अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो पैराग्राफ 14 में क्या दिया गया है कि यहाँ पर क्या है ना कि आपको बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आईएमडी ही करेगा, ठीक है। एसएससी अब आए, बस एसएससी एग्ज़ाम करवा लिए, एग्ज़ाम ले लिए, बस उसका काम वहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पर अब लोगों को फिर आपको फोटोग्राफ वगैरह ले जाना पड़ेगा। वो तो सिंपल सी बात है, आपको रिसेंट जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा उसको ले जाना पड़ेगा। उसके साथ आपको मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, फिर कास्ट कैटेगरी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका, जैसे आप बिलोंग करते हैं कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से, जैसे ओबीसी हो गए, फिर ईडब्ल्यूएस हो गए या एससी एसटी हो गए, तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो उस केस में भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ था कि जो अगर एक सर्विसमैन है ना, तो उसके लिए क्या है कि एनएसयू तो ले जाना ही है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको एनएसयू देना है। उसके साथ यहाँ पर आपको एक और सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि आप वहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा। और फिर उसके बाद कि अब नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट हो जाए, अगर आप एज रिलैक्सेशन लिए होंगे तो आपको वहाँ पे जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वही कवर कर ले, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट पे ही आपको रिजर्वेशन जो भी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, उसके हिसाब से ही एज और रिलैक्सेशन मिलता है। अब फिर उसके बाद अगर आपका नाम वगैरह कुछ चेंज हुआ होगा तो उसको जो भी उसका सर्टिफिकेट वगैरह अंडरटेकिंग वगैरह आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब रहा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में से इतना ही। थैंक यू।